नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर का जो हिंदी का प्रश्न पत्र हल कर रहे थे उसका आगे का भाग आज हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके 3 प्रश्न हम कर चुके हैं। आज हम आगे का चौथा जो प्रश्न है वो देखेंगे। चौथा प्रश्न कुछ इस तरह से आता है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और एक प्रश्न 8 अंक का होगा, यानी 2 प्रश्न आपको करने हैं। 16 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा जो आपका चौथा है। इसमें पहला क्वेश्चन अगर देखें तो आधुनिक काल की परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और लगभग हर बार पेपर में ज़रूर आता है, या तो बड़े में आता है, बड़े में नहीं आता तो 4-4 नंबर वालों में ये प्रश्न ज़रूर आता है। देखिए यहाँ पर आधुनिक काल की राजनीतिक परिस्थिति ये 5 नंबर में पूछा गया है, तो यानी ये प्रश्न ज़रूर आता है और उम्मीद ये रहती है कि ये 8 नंबर में भी आएगा और ये 5 नंबर में भी आएगा। तो यहाँ पर आधुनिक काल की परिस्थितियों की सबसे पहले आप भूमिका बनाइए। आधुनिक काल का समय बताइए कि आधुनिक काल का समय है वो विद्वानों की सर्वसहमति से 1850 से अब तक माना जाता है। और इस काल की जो परिस्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आप राजनीतिक परिस्थिति की बात करोगे, भूमिका के बाद पहला पॉइंट आप बनाओगे राजनीतिक परिस्थितियां। देखिए राजनीतिक परिस्थितियों का अगर हम विस्तार से वर्णन करें तो आपको यहाँ पर, क्योंकि 1850 का समय है, भारत अंग्रेज़ों के अधीन है, राजनीति में अंग्रेज़ों का बड़ा हाथ है, यानी जो भारत की राजनीति है वो अंग्रेज़ों से प्रभावित है। अंग्रेजी व्यापारी बनकर भारत में आए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1793 में उन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसके साथ साथ राजनीति को प्रभावित किया लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति ने, वो भी आप इसमें बताओगे। उसके साथ आप बताएंगे कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। 1820 में सर टॉम्स ने इस्तमरारी जो बंदोबस्त था वो लागू कर दिया। उसमें क्या है, जमींदार और जोतदार दोनों ही ज़मीन का क्रय विक्रय कर सकते थे, जिससे कि खेती का जो व्यवसायीकरण है वो होना स्वाभाविक था। इसके साथ आप इसमें ये भी बताओगे कि 1885 में अंग्रेज़ों के सहयोग से कांग्रेस की स्थापना की गई और धीरे धीरे राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर राजनीतिक जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी हलचल वाली है। अंग्रेज़ों ने सत्ता पर अपना अधिकार कर रखा है। वो पूरी कोशिश में है कि संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर ले, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय ये चाहते हैं कि अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल दिया जाए। यानी भारतीय जो लोग हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं राजनीति में अपना प्रवेश करने के लिए या राजनीति पर अपनी पकड़ बनाने के लिए। दूसरी अगर हम यहाँ पर परिस्थिति की बात करेंगे तो पहली हमने की राजनीतिक, दूसरी हम करेंगे सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ। देखिए जो समाज है वो राजनीति से प्रभावित होता है। समाज की अगर बात करें तो इस समय समाज की परिस्थितियाँ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। समाज में कई बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा है, स्त्री शिक्षा है, बाल विवाह है और विधवा है उसका पुनर्विवाह ना करना। ये कुछ ऐसी बुराइयां थी जो समाज में थी। इसके साथ साथ समाज में छुआछूत और जाति पाति का भेदभाव भी बहुत ज़्यादा मान्य था। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि धीरे धीरे ये सब जो परिस्थितियां हैं वो बदल रही थी, क्योंकि अनेक धार्मिक संस्थाएं भी आ गई थी समाज की परिस्थितियों को बदलने के लिए। और उसमें सबसे पहले 1828 ईस्वी में जो ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय ने बनाया था उसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद आप प्रार्थना समाज की बता सकते हैं जो कि केशव चंद्र सेन का था। रामकृष्ण मिशन का बता सकते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज ने भी समाज में बदलाव लाने के लिए अनेक प्रकार से योगदान दिया। तो इस तरह हम यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ बताएंगे। तीसरा हम पॉइंट बनाएंगे आर्थिक परिस्थितियों का। आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो भारत का काफ़ी शोषण किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। आपने छोटी क्लासेस में जब पढ़ी होगी, एसएस पढ़ी है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो अंग्रेज़ थे वो यहाँ से कच्चा माल ले जाकर तैयार माल भारत में लाकर बेचते थे, जो कि काफ़ी महंगे दामों में बिकता था। और उसका प्रभाव किस पर पड़ा? भारतीय औद्योगिक और अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ा। इसके साथ साथ 1905 में जब बंग भंग हुआ उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाए गए, खादी आंदोलन चलाया गया। और इस समय जो भारत में देखें तो जो गांव के लोग थे वो शहरों की ओर चल रहे थे, गांव से शहर की ओर चल रहे थे, जिससे कि छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग थे उनका अंत हो गया था। यानी आर्थिक परिस्थितियां भारत की अच्छी नहीं थी। उसके बाद चौथा हम पॉइंट बनाएंगे जो कि है साहित्यिक परिस्थितियाँ।
इस काल का जो साहित्य है ये आम आदमी का साहित्य है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये आम आदमी का साहित्य है। साहित्य में अनेक नई विधाओं का आगमन हुआ। इसे गद्य काल भी कह सकते हैं, जैसे कहानी है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है या रेखाचित्र है, आलोचनात्मक साहित्य है, पत्र पत्रिकाएं हैं, वो सब हमें आधुनिक काल में ही मिले। इसके साथ साथ इस काल में जैसे भारतेंदु युग में पुनर्जागरण आंदोलन चला, द्विवेदी युग में समाज सुधार हुआ, छायावाद में शिल्पगत अनेक प्रयोग किए गए, और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की अगर बात करें तो उसमें लघु मानव को प्रतिष्ठित किया गया। यानी यहाँ पर साहित्य में विविधता है और साहित्य में भरपूर विकास इस काल में देखा जा सकता है। और उसके बाद आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। तो सबसे पहले आप भूमिका बनाएंगे और भूमिका के बाद यही 4 पॉइंट बनाएंगे, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक और साहित्यिक, और उसके पश्चात इसका निष्कर्ष आप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यह 8 नंबर के लिए तैयार करना है, तो बहुत अच्छा और बड़ा प्रश्न आपको लिखना है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास की चर्चा यहाँ पर करनी है। देखिए, हिंदी कहानी, इसके उद्भव और विकास पर मैं आपको वीडियो दे चुकी हूँ, उसमें ये बहुत ही विस्तार से प्रश्न बताया हुआ है। इसे हमें सबसे पहले भूमिका बनानी है, जिसमें आपको बताना है कि हिंदी कहानी प्रारंभिक जड़ें कहाँ मिलती हैं। उसके पश्चात हम इसकी विकास यात्रा की अगर बात करें, वो जो प्रारंभिक जड़ें हैं यानी उद्भव कैसे हुआ, कैसे इसका आगमन हुआ, अब सबसे पहले आपको इसके बारे में विस्तार से बताना है, फिर आपको इसकी विकास की चर्चा करनी है। विकास यात्रा की बात करें तो पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद को हम यहाँ पर केंद्र में रखेंगे, क्योंकि प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है। या हिंदी कहानी में जितना विस्तार प्रेमचंद ने किया है, जितने भावों को प्रेमचंद ने संजोया है, उतना शायद अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं है। तो यहाँ हम प्रेमचंद को केंद्र में रख के इसकी विकास यात्रा के बारे में बताएंगे। पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग या आधुनिक काल में जो लिखी गई कहानियां हैं उनके बारे में आप यहाँ पर विस्तार से बता सकते हैं। हम इसे समानांतर कहानी के अगर आप प्रेमचंदोत्तर युग है उसको भी आप अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तरी कहानी, सचेतन कहानी और उसके साथ समानांतर कहानी। और अगर आप इस तरह से सक्रिय कहानी अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहें तो मैं आपके लिए इसका वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ से ये प्रश्न अच्छे से करेंगे और उसके बाद अंत में आप इसका निष्कर्ष ज़रूर लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा होना चाहिए भूमिका या परिचय, जिसमें हमें परिचय देना है और अंत में हमें अपने प्रश्न को पूर्ण विराम देना है। वो निष्कर्ष के द्वारा हम देंगे कि वर्तमान हिंदी कहानी यथार्थ की प्रमाणिक अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। और स्वतंत्रोत्तर कहानी में अगर हम देखें तो वस्तु, शिल्प और भाषा के नए नए प्रयोग हुए हैं और हिंदी कहानी, हिंदी गद्य विधा में कहानी एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में विकसित हो रही है। तो इस तरह हम इसका निष्कर्ष बताएंगे। उसके बाद आ जाता है हिंदी निबंध के विकास क्रम पर प्रकाश डालिए। देखिए, हिंदी निबंध की अगर हम बात करें तो ये प्रश्न भी आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले आप निबंध के बारे में बताओगे कि निबंध शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ क्या है, और उसके बाद आप इसके विकास क्रम की बात करोगे, जिसे आप अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले भारतेंदु युग है, उसके बाद द्विवेदी युग है, उसके बाद शुक्ल युग है और शुक्लोत्तर युग। इस तरह से इसको 4 अलग अलग भागों में बांटकर इसके विकास क्रम को आप बताओगे और अंत में आप इसका निष्कर्ष दोगे। तो ये प्रश्न आपको इसी तरह से तैयार करने हैं। इन सभी प्रश्नों की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। हिंदी उपन्यास के विकास क्रम पर प्रकाश डालिए। देखिए, जो उपन्यास विधा है इसमें भी वही करना है आपको। सबसे पहले आप भूमिका बनाएंगे कि उपन्यास क्या है, उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई और इसका अर्थ क्या है। उसके बाद आप इसे विस्तार देंगे। यहाँ पर भी हम प्रेमचंद को केंद्र में रखेंगे, क्योंकि प्रेमचंद ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है, जो उपन्यास विधा को समृद्ध करने में सक्षम है। और इसी तरह प्रेमचंद को केंद्र में रखकर हम उपन्यास विधा का जो विभाजन है वो करेंगे और उसके पश्चात हम इसका निष्कर्ष बताएंगे। ये बड़े प्रश्न हैं, 8 नंबर के प्रश्न हैं और मैं आपको ये लिखने का सिर्फ तरीका बता रही हूँ। विभाजन कैसे करना है, विकास क्रम कैसे बताना है या पहले भूमिका कैसे लिखनी है, वो आपको बता रही हूँ। अगर आप इनको विस्तार से करना चाहें तो वो मेरे दूसरे वीडियो के द्वारा आप कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास 5वां प्रश्न है वो क्या है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने और लगभग 150 शब्दों में
दो प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 5 नंबर का है, यानी 10 नंबर का 5वां प्रश्न आपका रहेगा। इसमें क्या है, आधुनिक काल की राजनीतिक परिस्थिति का उल्लेख करें। देखिए हमें केवल एक परिस्थिति के बारे में बताना है, लेकिन ये बताने से पहले आप ये बताएंगे कि आधुनिक काल कहाँ से प्रारंभ होता है, इसका समय काल क्या है, और उसके पश्चात आप यानी ये सब चीज़ें आप किस में बताओगे, भूमिका या परिचय में बताओगे, और इसके बाद आप राजनीतिक परिस्थिति के बारे में विस्तार से बताकर आप इसका निष्कर्ष दोगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पेपर में आता है। आधुनिक काल के आरंभ में गद्य विधा के कौन कौन से आंदोलन चले थे, संक्षेप में लिखिए। देखिए वर्तमान समय में जो सिलेबस है वो काफ़ी बदल चुका है, और उस सिलेबस को अगर हम देखें तो आधुनिक काल के आरंभ में गद्य विधा में कौन कौन से आंदोलन चले थे, ये प्रश्न आपके पेपर में अब नहीं है। तो इसलिए ये प्रश्न आपको बहुत विस्तार से करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर बाई चांस इस तरह का प्रश्न आ जाता है तो यहाँ पर हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमने यहाँ परिस्थितियाँ अच्छे से की है, निबंध बहुत अच्छे से किए हैं, तो 2 प्रश्न हमारे यहाँ बन रहे हैं। अगर ये दोनों प्रश्न आपने नहीं भी किए तो भी यहाँ पर डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के निबंधों का परिचय यहाँ हमें तीसरे प्रश्न में देना है, और इसमें सबसे पहले आप बताओ कि निबंध विधा क्या है, उसके बारे में बताओ, शब्द कैसे बना, फिर हमने इसे कौन कौन से कालों में विभाजित किया, विकास क्रम कैसे किया, वो हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग के पश्चात शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये चारों आप बताओगे। और उसके बाद आप बताओगे कि यहाँ पर हम शुक्ल युग की बात करेंगे, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और उसके बाद आप इनके निबंधों का परिचय दोगे कि इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे और उनके निबंधों की विशेषताएं क्या है, वो आप यहाँ पर बताओगे। इनकी विशेषताएं मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लीज़ इसके लिए आपसे मैं बार बार अनुरोध कर रही हूँ कि इनके बारे में विस्तार से देखने के लिए आप दूसरे जो मैं वीडियो करवा चुकी हूँ उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए इसके बाद हमारे पास प्रश्न है, किसी आंचलिक उपन्यास का परिचय दीजिए। वैसे तो जो मैला अंचल है ये प्रथम हिंदी उपन्यास माना जाता है, आंचलिक उपन्यास माना जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में कोई भी उपन्यास नहीं लगा हुआ तो आप इस प्रश्न को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 प्रश्न करने हैं और ये दोनों ही प्रश्न हमारे पास है, एक तो पहला और एक तीसरा। ये 2 प्रश्न हमारे पास हैं, हमारे सिलेबस में हैं और हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके पास रहेंगे उसको आप ध्यान में ज़रूर रखें। इसके बाद आगे जो हमारा छठा प्रश्न बनेगा उसमें क्या है, परिभाषिक शब्दावली के अर्थ और स्वरूप पर प्रकाश डालिए। देखिए ये सारे ही प्रश्न मैं आपको बहुत विस्तार से बता चुकी हूँ। इसमें सबसे पहले आप बताओगे कि परिभाषिक शब्दावली क्या है, उसका अर्थ क्या होता है और उसका स्वरूप कैसा है। आगे जो प्रश्न बार बार आते हैं, परिभाषिक शब्दावली के महत्व को स्पष्ट करें। परिभाषिक शब्दावली से जुड़े अंतर्राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय का परिचय देना है, यानी अंतर्राष्ट्रीय विचारधाराओं से जो प्रभावित है उस संप्रदाय के क्या विचार है, परिभाषिक शब्दावली से जोड़कर हमें उसके बारे में परिचय देना है। परिभाषिक शब्दावली के निर्धारण के लिए निश्चित पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, सारे ही प्रश्न मैं बहुत ही विस्तार से आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं, तो इन चारों में से आप पहले वो 2 प्रश्न चुनें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। लिखने का तरीका वही रहेगा, पहले आप परिचय देंगे, उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर देंगे और उसके बाद उसको समापन करने के लिए आप उसका निष्कर्ष ज़रूर लिखेंगे। 7वें प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये प्रश्न मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ये प्रश्न आप मुझे करके और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इनके उत्तर, कि मोहन राकेश की कौन सी कहानी है आपके पाठ्यक्रम में, 25 चौका 150 कि समाज की किस वर्ग पर आधारित कहानी है ये, परिभाषिक शब्द से क्या अभिप्राय है, थेस कहानी में सिरचन किस कला में निपुण है, मालती किस कहानी की पात्रा हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। ये सारे ही जो प्रश्न है मैं आपको करवा चुकी हूँ और ये उत्तर आप खुद ढूंढेंगे और ढूंढकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। फैसला कहानी में किस समस्या को उठाया गया है और कौशल राज्य की राजधानी का क्या नाम था। अब कौशल राज्य कौन सी कहानी में आया था, सबसे पहले ये आपको ढूंढना है। कौशल राज्य पुरस्कार कहानी में है, उसकी राजधानी क्या है, ये जब आप कहानी पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको।
पारिभाषिक शब्दावली की कोई 2 विशेषताएं। देखिए, पारिभाषिक शब्दावली की बहुत सी विशेषताएं मैंने आपको बताई है। आपको यहाँ पर प्रमुख 2 विशेषताओं की बतानी है। गैंग्रीन कहानी के लेखक का पूरा नाम हम अज्ञे के नाम से जानते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर उनका पूरा नाम बताना है कि गैंग्रीन कहानी के लेखक अज्ञे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अज्ञे का पूरा नाम बताना है। अगर कोई नहीं इनमें से प्रश्न आएगा तो मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और इन प्रश्नों के जो हमने यहाँ पर 10वां प्रश्न देखा है, 10 नंबर का जो 7वां प्रश्न देखा है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। कमेंट करें, ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।